करते करते पहुंच गए इस साल का लास्ट चैप्टर 15। चैप्टर 15 का नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्या है बायोडायवर्सिटी, पहले तो ये जानना चाहिए, फिर बात करेंगे कंजर्वेशन। देखिए क्लास 9th में भी मैंने आपको समझाया था बायोडायवर्सिटी एक स्पेसिफिक एरिया में कितनी तरह की लाइफ मौजूद है, टाइप्स ऑफ लाइफ इन स्पेसिफिक एरिया, ये कहलाता है उस एरिया की बायोडायवर्सिटी। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की बायोडायवर्सिटी क्या है, तो मध्य प्रदेश में मिलने वाले जितनी भी लाइफ है उनको काउंटिंग करो सबको, कितने तरह के प्लांट हैं, कितने तरह के एनिमल हैं, कितने तरह के और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबको काउंटिंग करो, तब हमको मध्य प्रदेश की बायोडायवर्सिटी समझ में आएगी। हमने इंडिया की बायोडायवर्सिटी बात करेंगे तो और ज्यादा स्पीशीज बढ़ जाएंगे, पूरे वर्ल्ड की बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे तो और फिर बढ़ जाएंगे स्पीशीज। भाई अलग अलग टाइप के क्लाइमेट में अलग अलग टाइप की स्पीशीज पाई जाती हैं। तो हम आखिर बायोडायवर्सिटी की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि नेचर ने हमको इतना रिच बायोडायवर्सिटी वाला एरिया हमको अर्थ पर दिया हुआ है। हमारी अर्थ पर बहुत सारी स्पीशीज मौजूद हैं, लेकिन हमारी गलती के चलते, हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जिनके चलते ये स्पीशीज लगातार खतरे में हैं, विलुप्त हो रही हैं। हमको बात करना चाहिए कि ये रिच बायोडायवर्सिटी जो नेचर ने हमको बना के दिया, इसको संभाल के रखना है या इसको बर्बाद करना है। संभाल के रखें तो क्यों रखें, आखिर हमको क्या जरूरत है इतना रिच बायोडायवर्सिटी का, क्या लेना देना है इतना सारा, क्या केवल ह्यूमन बींग्स रखना है पूरी अर्थ पर, बाकी सबको खत्म करो, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, क्या हमारी लाइफ और आसान हो जाएगी? ऐसी ही कुछ बातें हमको यहाँ डिस्कस करना है। हम बर्बाद हो जाएंगे अगर ये बायोडायवर्सिटी खत्म हो गई तो। हमारा लाइफ बड़ा ही आसान बना हुआ है रिच बायोडायवर्सिटी के कारण। हम बात करेंगे कैसे इसको बचा सकते हैं, कैसे संरक्षित करके रख सकते हैं हमारी बायोडायवर्सिटी को। तो बायो मतलब लाइफ, डायवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप, तो अलग अलग टाइप की लाइफ इस दुनिया में मौजूद है। अभी तक ये भी सही ढंग से नहीं जान पाए हम लोग कि कितनी तरह की लाइफ इस दुनिया में मौजूद है। तो हम बात करेंगे यही सब बायोडायवर्सिटी। तो हम बात करें कि अगर बायोडायवर्सिटी हमारी अर्थ पर कितना है, तो हमारी अर्थ बहुत बड़ी है और पूरी अर्थ पर लाइफ पाई जाती है, इसीलिए कंप्लीट अर्थ को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ये भी मैंने क्लास 9th में पढ़ाया था, बायोस्फीयर। यहाँ पर लैंड सरफेस मौजूद है अर्थ पे, उसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। यहाँ पर पानी भी मौजूद है, वाटर मौजूद है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और यहाँ पर एयर भी मौजूद है सराउंडिंग में, और उस एयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये क्लास 9th का ही टॉपिक है। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है अर्थ पर जो लाइफ को सपोर्ट करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है, इसलिए इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ऐसा जो हमारे प्लेनेट पे है, ऐसा किसी और प्लेनेट पे हमको अभी तक दिखाई नहीं दिया। इसलिए अगर कोई कहीं और लाइफ अगर मौजूद है और वो अगर हमारी अर्थ पर विजिट करें और इस अर्थ पर देखें कि कितने तरह की लाइफ है, ऐसे लगेगा जैसे हम कभी चिड़ियाघर घूमने जाते हैं तो वहां जाके देख के हमको लगता है अरे इतने तरह के पक्षी हैं, इतने तरह के जानवर हैं, हमने तो देखे ही नहीं। तो अगर एलियन आएगा तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा हमारी अर्थ पर इतनी सारी अलग अलग टाइप की लाइफ को देखकर। बहुत ज्यादा रिच बायोडायवर्सिटी है हमारी अर्थ पर।
तो यहाँ इसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारी अर्थ पर लगभग 20,000 टाइप की तो केवल चींटियां मौजूद हैं। 20,000 तरह की चींटियां इस अर्थ पर मौजूद हैं। लगभग 3 लाख तरह के बीटल्स, जिनको कीड़े बोलते हैं, बीटल्स, वो मौजूद हैं हमारी अर्थ पर। और लगभग 28,000 टाइप की फिश मौजूद हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर में। ऐसा करके अगर हम बात करें, लगभग 20,000 ही इतनी तरह के केवल ऑर्किड प्लांट हैं हमारी अर्थ पर। जब ये स्पीसीज ही इतनी इतनी अलग अलग टाइप की हैं, तो आप सोचिए कि कितनी तरह की लाइफ हमारी अर्थ पर है, कितना रिच बायोडायवर्सिटी हमारी अर्थ पर मौजूद है। हाँ? तो आखिर नेचर ने ये इतने डिफरेंट तरह की लाइफ पहली बात क्यों बनाई? क्या ये रिच बायोडायवर्सिटी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर ये खत्म हो गई तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, हम इसको कैसे बचाएं, यही बातें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमको करना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बायोडायवर्सिटी। आपको समझना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। हम इस अर्थ पर रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है इस अर्थ की हर नेचुरल थिंग्स को हम सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। ठीक है, तो हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी। अगर यहां पर हम लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं, लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग लेवल पे बायोडायवर्सिटी को स्टडी किया हुआ है। ये बायोडायवर्सिटी जो शब्द है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया सबसे पहले, ये बहुत पूछा जाता है। हमारे साइंटिस्ट थे एडवर्ड विल्सन, इनका नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, एडवर्ड विल्सन। विल्सन ने ये शब्द दिया था बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे अगर बायोडायवर्सिटी की बात करें तो ये आपके बायोमोलिक्यूल लेवल से आप शुरू कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल लेवल से, और आप पहुंच जाइए बिल्कुल बायोम लेवल पे। अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। जैसे बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं तो प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है, हाँ, विटामिन्स का कुछ अलग डेरिवेटिव है। कितने तरह के केमिकल कंपाउंड हमारी सेल में, हमारी लाइफ में पाए जाते हैं, कितने अलग अलग टाइप के। हम सेल लेवल पे बात करते हैं तो हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल, कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, कोई यूकैरियोटिक सेल है, किसी में सेल वॉल है, किसी में सेल वॉल नहीं है, किसी का शेप सर्कुलर है, किसी का रेक्टेंगुलर है, किसी का इलोंगेटेड है, कोई छोटी सेल है, कोई बड़ी सेल है। तो सेल लेवल पे भी कितनी सारी बायोडायवर्सिटी हम देख सकते हैं। हम टिश्यू लेवल पे बायोडायवर्सिटी देख सकते हैं। प्लांट के अंदर ही कितने टाइप के टिश्यू हैं, एनिमल के अंदर कितने टाइप के टिश्यू हैं। तो हर लेवल पे जब जब हम देखते हैं, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स वी कैन ऑब्जर्व। ऑर्गन लेवल पे बात करते हैं, एक ही इंडिविजुअल की बॉडी में कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गन हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, और एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स भी कितने अलग अलग टाइप के हैं। आप आसानी से पहचानते हैं, राम है, ये मोहन है, ये सीता है, ये गीता है। सबके अंदर कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेज हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस है, तभी तो आप अलग अलग पहचानते हैं। स्पीसीज लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे बात करो, कोई चिड़िया की पॉपुलेशन है, कोई ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है, कोई कुत्ते की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी की बात करते हैं, अलग अलग टाइप की कम्युनिटी हमको देखने को मिलती है। और कम्युनिटी के बाद हम बायोम की बात करते हैं। हाँ, डेजर्ट है, कहीं पे एकदम अल्पाइन है, कहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अलग अलग टाइप के बायोम हमारे अर्थ पे मौजूद है। तो हर लेवल पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इतने सारे ऑप्शन क्या जरूरत है बनाने की? भैया नेचर ने बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया होगा, कुछ गलत नहीं बनाया। हमारी तो जिम्मेदारी है कि जो नेचर ने बनाया उसको सुरक्षित रखें, उसको संरक्षित रखें, क्योंकि नेचर की हर चीज बड़ी ही यूजफुल होती है। हाँ, उसको बर्बाद नहीं करना है। फिर भी जनरली जब हम इकोलॉजी में अलग अलग लेवल की बात करते हैं, बायोडायवर्सिटी को समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर हमको 3 लेवल इंपॉर्टेंट हैं।
पहला है नंबर 1 जेनेटिक डाइवर्सिटी। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब एक ही स्पीसीज है लेकिन उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग अलग टाइप का है, उनके अंदर जीन्स के अंदर वेरिएशंस दिखाई देते हैं। स्पीसीज एक ही है, सेम स्पीसीज के अंदर जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग अलग है, जीन कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तभी तो हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक होता है, उसके जैसा और दूसरा नहीं होता। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी पे, तो एक एग्जाम्पल दिया रोवोल्फिया, एक प्लांट है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। एक्चुअली वो मेडिसिनल प्लांट है। हमारी बुक में हमको रोवोल्फिया का वोमिटोरिया स्पीसीज के बारे में लिखा है। एक मेडिसिनल प्लांट है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ये पहाड़ी इलाकों में पौधा मिलता है और इससे एल्केलॉइड मिलते हैं जो काफी मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं। हाँ, वो एल्केलॉइड का नाम भी आप याद कीजिए। इस मेडिसिनल प्लांट से जो मेडिसिन मिलता है वो एल्केलॉइड मिलता है, उसका नाम है रिसरपिन। रिसरपिन और एजमेलिन भी मिलता है, लेकिन वो आपकी बुक में नहीं दिया इसलिए ज़्यादा नहीं आपको रखना है। आप जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी पढ़ रहे तो एक एग्जाम्पल याद रखना है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया जो एल्केलॉइड बनाता है रिसरपिन। अब ये रिसरपिन पौधा कितना बनाता है, क्या सभी पौधे इक्वल अमाउंट में, इक्वल कंसंट्रेशन में, इक्वल क्वालिटी का बनाते हैं? इसके आधार पे पौधे जब हमने देखे तो अलग अलग टाइप के पौधे हमको दिखाई दिए। ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया ऐसा है जिसमें कंसंट्रेशन मान लीजिए 20% ये बनाता है, ये वाला 22% बनाता है, ये पौधा आपका 30% मान लीजिए बनाता है। तो एक ही वैरायटी के पौधे हैं लेकिन सब अलग अलग कंसंट्रेशन वाला, अलग अलग क्वालिटी वाला रिसरपिन बनाते हैं। इसका मतलब उनका जीन में वेरिएशंस है। ये एक ही स्पीसीज के पौधे हैं लेकिन इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसी कारण ये सब अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग कंसंट्रेशन का रिसरपिन बनाते हैं। अगर हम और जेनेटिक डाइवर्सिटी की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अकेले इंडिया में लगभग 50,000 से भी ज्यादा वैरायटी चावल की मौजूद हैं। स्पीसीज वही है लेकिन अलग टेक्सचर, अलग फ्लेवर, अलग एरोमा, अलग उसका कलर चावल का अलग अलग होता है। तो अकेले इंडिया में चावल की लगभग 50,000 टाइप की जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में लगभग 1000 टाइप के मैंगो हमको पाए जाते हैं, मैंगो। तो ये क्या है, ये जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी है। स्पीसीज वही है लेकिन उनके जीन का कॉम्बिनेशन, जीन की प्रॉपर्टी अलग अलग होने से वो अलग अलग टाइप के हमको दिखाई देते हैं, ये वैरायटी हमको दिखाई देती है। समझ में आया जेनेटिक डाइवर्सिटी? बहुत सिंपल है। दूसरा हम बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज मतलब अलग अलग स्पीसीज। अगर हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो ये इंडिया का गुजरात हो गया, ये आपका साउथ एरिया हो गया, इधर ये आपका नॉर्थ एरिया हो गया। आप देखेंगे आपके इंडिया में ये बीच वाला पार्ट कुछ उभरा हुआ है, इसे हम डक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, उभरा हुआ है। ये ऊंचाई वाला एरिया है और इधर से हम नीचे ऐसे उतरते हैं तो ये फिर हमारा घाट कहलाता है। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? घाट है। जैसे एक रिवर होती है, रिवर में इसके किनारे क्या कहलाते हैं? घाट कहलाते हैं। इससे ऊपर ऊंची जमीन होती है, ऊंची जमीन से नीचे आते हैं तो घाट होते हैं और फिर इसमें पानी बह रहा है नदी में। ऐसे ही इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर ये इसके किनारे हैं, सी कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया। तो इधर हमारा डक्कन प्लेटू है, ऊंची जमीन है, ऊपर से इधर नीचे आते तो ये घाट कहलाते हैं। हाँ, ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट। ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट। इधर आपका हिमालय हो जाएगा ऊपर, हाँ, हिमालय। मैं ये मैप क्यों बना रहा हूं? एक्चुअली हम स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी बात कर रहे हैं तो हमको दो एरिया कंपेयर करने पड़ेंगे। हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की बजाय इस एरिया में, ये जो एरिया है आपका ईस्टर्न घाट, इस एरिया की बजाय
इस एरिया में वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी पाई जाती है। इधर बहुत अलग अलग टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं। इस इलाके में वेस्टर्न घाट हमारा बहुत यूनिक रिच बायोडाइवर्सिटी प्लेस है, जो इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया गया है। इतना ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी इस एरिया में पाई जाती है। तो जब भी हम दो को कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर स्पीसीज को काउंट किया जाए तो ईस्टर्न घाट की बजाय वेस्टर्न घाट में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। खास तौर पे अगर हम एम्फीबिया की बात करते हैं तो एम्फीबिया आपके बहुत ज़्यादा होते हैं वेस्टर्न घाट में। कोई भी स्पीसीज की बात करो, ना केवल एम्फीबिया, ओवरऑल प्लांट की बात करो, ओवरऑल एनिमल की बात करो, ओवरऑल कोई भी आप कैटेगरी की बात करो, इधर बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। आप देखिए इधर मुंबई के बाद गोवा आ गया, गोवा के बाद इधर घने जंगल शुरू हो जाते हैं जिन्हें कोंकण बोलते हैं, कोंकण। और इसके बाद का जो केरल कर्नाटक का जो एरिया है ये आपका कहलाता है मालाबार एरिया। मालाबार ये भी जीके में पूछे जाते हैं, कोंकण एरिया और मालाबार एरिया। इधर पहाड़ी हैं, पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है इस इलाके में। आपने केरल के बारे में कुछ वीडियो देखा होगा टीवी पे, केरल में कितना अच्छा वहाँ रिच बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। बड़े बड़े खजूर के पेड़, नदी निकल रही हैं, हाँ, कितना अच्छा एरिया है। तो मालाबार एरिया कहलाता है। जैसे राजस्थान का ये रेगिस्तान वाला एरिया कहलाता है, ऐसे ये कोंकण एरिया, ये मालाबार एरिया। और इधर की बात करते तो इस एरिया को हम बोलते हैं कोरोमंडल। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। थोड़ा सा ये तो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने लगा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है एक्चुअली, मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ रिच बायोडाइवर्सिटी देखा वेस्टर्न घाट पे, तो इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी इस एरिया में है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये क्षेत्र एक तरह से सुरक्षित और संरक्षित किया गया है कि इसको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि यहाँ बहुत स्पीसीज सर्वाइव कर रही है। और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, एस्टिमेट जब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने देखा, स्टडी किया, तो हिमालय से भी पुरानी पहाड़ियाँ हैं ये कोंकण और मालाबार वाली वेस्टर्न घाट की। तो इतनी पुरानी ऐतिहासिक संपदा, इसको सुरक्षित हमको रखना चाहिए। हाँ, तो इधर हमको स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। चलिए, बहुत हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी में। केवल एक एग्जांपल लेके आप बोल सकते हैं कि ईस्टर्न घाट की बजाय वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा एम्फीबिया की स्पीसीज पाई जाती हैं। अलग अलग टाइप के एम्फीबिया यहाँ पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे हमारे इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग टाइप के एरिया यहाँ पर मौजूद हैं हमारे इंडिया में। यहाँ पर डेजर्ट मौजूद है, हमारे इंडिया में डेजर्ट मौजूद है कि नहीं? देखिए यहाँ पे डेजर्ट मौजूद है। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है। यहाँ जो आपका नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, इधर आपका यहाँ जाएंगे, यहाँ देखिए हमारा जो 23.5 है वो गुजरात के यहाँ से निकलता है। तो ये वाला एरिया जो हमारा साउथ वाला एरिया है, ये एक्चुअली ट्रॉपिकल एरिया में आता है, ट्रॉपिकल। और ऊपर वाला जो है वो टेम्परेट एरिया में आता है। ये थोड़ा सा याद रखना, मैं अभी और इनको डिस्कस करूंगा, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल एरिया में यहाँ पर खूब सारी बरसात होती है, खूब हाई टेम्परेचर होता है, सनलाइट होती है, तो यहाँ बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट भी मौजूद हैं। मैं अब इकोलॉजिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ। तीसरा लेवल है हमारा इकोलॉजिकल लेवल पे। तो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। इकोसिस्टम, हाँ, तो कौन कौन से मिलते? डेजर्ट इकोसिस्टम हमारे इंडिया में मौजूद है, और क्या है, रेन फॉरेस्ट यहाँ मौजूद है। बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है रेन फॉरेस्ट के अंदर, अलग अलग टाइप। अब जो वैरायटी डेजर्ट में मिलती है उनसे अलग वैरायटी यहाँ मिलती है। अब मैंग्रोव्स की बात करते हैं तो जितना भी आपका वेस्ट बंगाल का सुंदरबन है, गंगा नदी के जो डेल्टा हैं, वहाँ पे मैंग्रोव्स प्लांट पाए जाते हैं। और मैंग्रोव्स प्लांट में तो आपने न्यू मेटाफोर जैसी वो रूट भी निकलती हुई देखते हैं। क्लास 11th में था ना न्यू मेटाफोर। मैंग्रोव्स प्लांट ही तो डेवलप करते हैं, दलदल में उगने वाले पौधे जो हैं। हमारे यहाँ कोरल रीफ है, अंडमान निकोबार साइड में जाओ और वो आपका हिंद महासागर, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में जाओ, कोरल रीफ वहाँ पे देखने को मिलते हैं, कोरल रीफ। हाँ, वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की लाइफ होती है उस कोरल रीफ में। वो डाइटम्स जो होते हैं उनसे बनती हैं वो रॉक, कोरल रीफ।
हमारे यहाँ वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होते हैं, ये भी बहुत फेमस चीज है वेटलैंड। वेटलैंड एक्चुअली कोई भी जहाँ पानी का सोर्स होता है, जैसे कोई तालाब है, झील है, हाँ, या मान लीजिए कुछ इस तरह का जहाँ वाटर स्टोरेज होता है, जिसमें बहुत सारे पक्षी माइग्रेट होके आते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, तो जहाँ पर वेटलैंड एरिया होता है, जहाँ पानी भरा रहता है, उस जगह पर भी बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे इंडिया में वेटलैंड भी पाए जाते हैं। वेटलैंड को आजकल एक नाम और नाम दिया गया, राम रामसर एरिया बोलते हैं, कुछ ऐसा एक शब्द और दिया गया वेटलैंड एरिया को, हाँ, रामसर बोलते हैं। इसके अलावा ईस्चुरी एक ये भी हमारे इंडिया में मौजूद है। अलग टाइप का इकोलॉजी यहाँ मिलता है। ईस्चुरी क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ईस्चुरीज का मतलब होता है वेला संगम। वेला संगम, सर ये समझ में नहीं आया, आपने तो हिंदी कर दिया भैया। वेला संगम क्या होता है थोड़ा समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा ये इंडिया है, ठीक है, इधर से गंगा नदी आ रही है, और गंगा नदी यहाँ डेल्टा बनाते हुए ये समुद्र में आके खुलती है, इधर समुद्र है। तो ये जो एक स्पेसिफिक एरिया है जहां नदी का फ्रेश वाटर, नदी के अंदर कैसा पानी है, फ्रेश वाटर है, समुद्र के अंदर कैसा वाटर है, सैलाइन वाटर है। तो ये वो एरिया है जहां फ्रेश वाटर सैलाइन वाटर से मिक्स हो रहा है। ये सैलाइन वाटर का अलग टाइप का इकोलॉजी है, फ्रेश वाटर का अलग टाइप का इकोलॉजी है, लेकिन जहां पर ये दोनों पानी मिक्स हो रहे हैं वहां पर एक अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और इस जगह को बोलते हैं ईस्चुरी। ईस्चुरी जब फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर जहां मिक्स होता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, ईस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, ये ईस्चुरी हो गई। एक हमारे यहाँ पे अल्पाइन मेडो भी पाए जाते हैं। अल्पाइन जहाँ जैसे आपका हिमालय है, हिमालय के जो घाटियां हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे वो शंकुधारी पेड़ इस तरह के पाए जाते हैं। तो ये पेड़ कुछ इस तरह की क्लाइमेट जहाँ मिलती है उनको हम अल्पाइन बोलते हैं। एक्चुअली वहाँ आइस होती है, बर्फ के आसपास का एरिया होता है जहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो हमारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये अलग अलग टाइप के एक्चुअली हमको इकोसिस्टम इंडिया में ही दिखाई देते। तो जितने टाइप के इकोसिस्टम होंगे उनके अंदर उतने ही टाइप की बायोडाइवर्सिटी, उतनी ही टाइप की स्पीसीज आपको दिखाई देंगी। तो हमारे इंडिया में जो एक रिच बायोडाइवर्सिटी है वो शायद इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ लगभग हर टाइप का इकोसिस्टम मौजूद है। या डेजर्ट के भी पौधे मौजूद हैं, या समुद्र के भी जीव जंतु मौजूद हैं, या प्लेट्यू वाले भी हैं, प्लेन मैदान भी यहाँ पर हैं, हाँ, और यहाँ रेन फॉरेस्ट भी है। लगभग हर तरह का क्लाइमेट, हर तरह का बायोम इधर मौजूद है। तो यहाँ पर दिया गया कि इंडिया में इतना रिच बायोडाइवर्सिटी है। अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, खासतौर पे आपके बुक में एक शब्द दिया है स्कैंडिनेवियन कंट्री। हाँ, एक शब्द ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, क्या होता है, कुछ नहीं है। स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या है, ऐसे कंट्रियों का समूह, ऐसे देश का समूह जहां लगभग जर्मन भाषा बोली जाती है, जर्मन लैंग्वेज जहां इस्तेमाल होती है, उन कंट्रियों को हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। जैसे नॉर्वे हो गया, जर्मन हो गया, आपका स्विट्जरलैंड हो गया, वो सब देशों का जो समूह है, वहां जितनी बायोडाइवर्सिटी है उससे कई गुना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है। और शायद वो इसलिए है क्योंकि हमारा इंडिया एक रिच इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी शो करता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से ये एक इंट्रोडक्शन है, इतना सारा रिच बायोडाइवर्सिटी हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर हमने इनके संरक्षण के बारे में नहीं सोचा तो आने वाले दशकों में, आने वाले सेंचुरी में, कम से कम 100 साल चलो लेके चलो, तो आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको ये बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस समझना होगा और हमको इनको बचाने के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे प्रयास करने होंगे। इंटरनेशनल लेवल पे केवल एक देश पूरा
बायोडायवर्सिटी बचा ले उससे काम नहीं चलेगा। इंटरनेशनल लेवल पे हमको कुछ सोचना पड़ेगा ताकि रिच बायोडायवर्सिटी मेंटेन रहे। है? हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इसके बारे में सोचता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक यूएनओ का पार्ट है जो लगभग हर देश में बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। IUCN अलग अलग समय पे इसने डाटा कलेक्शन किया है, अब तक कितनी स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं, कितनी एकदम खतरे पे हैं, अभी विलुप्त होने के कगार पे हैं, कितनी स्पीसीज विलुप्त हो चुकी हैं, अलग अलग देशों को क्या करना चाहिए ताकि बायोडायवर्सिटी सुरक्षित रहे, ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। जैसे WHO हेल्थ के लिए काम करता है, ऐसे ही IUCN हमारी नेचर के लिए काम करता है, नेचर को बचाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो IUCN ने बहुत सारे डाटा कलेक्शन किए, इनके बारे में भी हम बात करेंगे।